परख के आज के इस अंक में हमारे साथ डॉक्टर रतन लाल जी हैं। डॉक्टर रतन लाल दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री में के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और ये एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने अपने विचारों से एक नई तरह की ऊर्जा पैदा की है हर तरह के प्रगतिशील सोच रखने वाले लोगों के बीच में, समाज के जो वंचित तबके के सदस्य हैं विशेष रूप से उनके बीच में। रतन लाल जी से जब मेरी पहली मुलाकात हुई, शायद इनको याद ना हो, शायद 2013 का वर्ष था और दिल्ली विश्वविद्यालय में पटेल चेस्ट में एक दुकान है, वहाँ पर सिलेक्शन बुक शॉप उसको बोलते हैं, वहाँ पर मैं कुछ किताबों को देख रहा था और रतन सर भी वहाँ थे और मैं इनके नाम के बारे में जानता था पर मैं कभी इनसे मिला नहीं था। तो एक और विश्वविद्यालय के ही हमारे सीनियर साथी हैं तनवीर एजाज, उन्होंने मुझे सबसे पहले इनसे मिलाया। मैंने पूछा कि आप कौन हैं, क्योंकि ये बहुत सारी बातें बता रहे थे, तो सर आपका परिचय क्या है? तो इन्होंने बताया कि ये रतन लाल जी हैं और रतन लाल जी ने उस दिन मुझे एक बात कही थी जो मुझे हमेशा याद रही और मुझे वो बात हमेशा ही आकर्षक लगती है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जो किताबें देख रहे थे उनके प्रति अपना अनुराग कभी बंद मत कीजिएगा, किताबें पढ़ते रहिएगा, यही सबसे अच्छी बात है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर रतन लाल ने हमें वक्त दिया है और आज हम इनसे इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्षों के बारे में और अम्बेडकर नामा के रूप में जो इन्होंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है उसके प्रयोग के बारे में बातचीत करेंगे। यह बातचीत दो हिस्सों में होगी। आज जिस पहले हिस्से में हम बातचीत करेंगे उसमें मैं मुख्य रूप से इनके आरंभिक जीवन, अम्बेडकर से इनके जुड़ाव और दिल्ली विश्वविद्यालय के इनके अनुभवों के बारे में बातचीत करूंगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है परख पर। शुक्रिया कमल, शुक्रिया, थैंक यू। और जो पहली बात मेरे मन में है जो मैं जानना चाहता हूं कि बिहार से आप हैं, किस ज़िले से हैं मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूं, तो आप ये बताएं। मुजफ्फरपुर से। तो आपकी जो आरंभिक यात्रा रही बिहार के एक छोटे से शहर से दिल्ली विश्वविद्यालय तक, और उस दौरान आपने किस तरीके से अपने विचारों को एक आगे बढ़ते हुए पाया, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से आपका कब जुड़ा हुआ और कैसे आपको यह एहसास हुआ कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है इस समाज को बदलने के लिए, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग जो हैं अपने करियर पर ज़्यादा फोकस होते हैं, पर मैंने आपको यह देखते हुए पाया है कि आप करियर को एक महत्व देते हैं पर उससे ज़्यादा आपके सामाजिक सरोकार हैं। तो अगर आप अपनी कुछ आरंभिक यात्रा के बारे में बताएं हमें तो अच्छा रहेगा। शुक्रिया। और सबसे पहले चूँकि ये बातचीत परख पे तो देखी ही जाएगी, अंबेडकर नामा पे भी हमारे दोस्त सुनेंगे, तो मैं कमल का भी परिचय करा दूं। कमल दिल्ली विश्वविद्यालय में दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। शोध रिसर्च आर्टिकल इनका बड़े बड़े जर्नल्स में छपता है और अच्छे लेखक शोधार्थी हैं। कई बार इनसे मुझे ईर्ष्या भी होती है, लेकिन वो अच्छी वाली ईर्ष्या होती है कि मैं भी और ज़्यादा लिखूं। इसके साथ साथ इनका यूट्यूब चैनल है परख और एकेडमिक चैनल है। जिस तरीके से अंबेडकर नामा है, तो जितने साथी पहले देखेंगे अंबेडकर नामा पे, सबसे आग्रह है कि परख जाकर वो सब्सक्राइब करें और उसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अब चलिए, बहरहाल अब चलते हैं। और आपने ऐसा सवाल पूछा है कि मुझे लगा कि अब मुझे पूरा बचपन याद करना पड़ेगा। जाहिर है मेरा जो है घर मुजफ्फरपुर है और पता नहीं यायावर तरह का जीवन एक समय तक रहा, लंबे समय तक। और ये तो मैं एकदम आश्वस्त हूँ कि मैं बचपन से विद्रोही प्रवृत्ति का आदमी हूँ। बचपन से, ये नहीं कि कोई आकर दिल्ली में और पढ़ के और तमाम तब विद्रोही बना। बाय इंस्टिंक्ट नेचुरल विद्रोही रहा और घर में भी रहा विद्रोही। मुझे याद है कि मेरे फादर बेतिया में पोस्टेड थे, मेरी बड़ी बहन वहाँ पे रहती थी। बचपन में करीब 6-7 साल का रहा हूँगा मैं। तो उन्होंने किसी बात पे मुझे मारा होगा, तो मैं वहाँ से चुपके से जो है पैसा 5 रुपया भाड़ा लगता होगा उस समय, 4-5 रुपये कुछ, बेतिया से मुजफ्फरपुर, चुपके से वो पैसा लेके और मैं बस में बैठ के मैं घर भागा है मुजफ्फरपुर। 5-6-7 साल रहा होगा, 77 की बात है, 77-78। तो ये खाली पॉइंटर बता रहा हूँ।
कि वो जाति मुझे किसी भी फॉर्म में कहीं भी बर्दाश्त नहीं होती, हम रिबेल करते ही करते हैं। मेरा जन्म वहीं मुजफ्फरपुर में, लदौरा मेरा गांव है, अब तो शहर ही हो गया है। 1-2 किलोमीटर मेरे घर से मुजफ्फरपुर है। शुरुआती तो पढ़ाई लिखाई वही हुआ, फादर बेतिया में थे, वहाँ चले गए, फिर लौट के आए। मुजफ्फरपुर में पढ़ाई हुई, विद्या विहार स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है, वहाँ से 10th हुआ। और फिर मैं LS कॉलेज, बहुत चर्चित कॉलेज है मुजफ्फरपुर का, लंगट सिंह कॉलेज, वहाँ 87 में मेरा एडमिशन हुआ इंटरमीडिएट में। लेकिन अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं थोड़ा विद्रोही किस्म का हूँ, और आज जो मैं आपको दिख रहा हूँ कोई नई बात नहीं है, नेचुरल कल्मिनेशन है। अब आइडियाज़ के लेवल पर, राइटिंग्स के लेवल पर अब वो मैच्योर होकर आया है। जात पात तो है ही, दिल्ली में भी है जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ भी है। जात से ऊपर भारत नहीं उठ सकता है। अब हमको अंबेडकर को कोलंबिया में जाने के बाद जात बहुत बढ़िया से समझ में आया, है ना, पढ़ने लिखने के बाद। तो यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग दिल्ली में आकर मुझे अब जाति व्यवस्था कैसे काम करता है, और अंबेडकर को पढ़ने के बाद मुझे और क्लैरिटी के साथ समझ में आया। तो वहाँ भी इस तरह का था ही, नेचुरल है। तो और रिबेलियस था तो झगड़ा लड़ाई मारपीट तो होता ही रहता था, वो कॉमन था उसमें। मैं बचपन से कोर्ट कचहरी की आदत लगी हुई मुझे, 7th-8th में पढ़ते थे तब से। अच्छा, किस मामले में? इसी तरह का झगड़ा लड़ाई, कोई कुछ उल्टा पुल्टा केस कर दिया, कोई कुछ कर, गांव में तो चलता है। थोड़ा सा बकझक हुआ नहीं कि जाके थाने में बोल दिया कि मेरा पॉकेट फाड़ दिया, हाथ में से घड़ी छीन लिया, हमको मारा, लपड़ थप्पड़ के, ये पेट टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, लपड़ थप्पड़ किया, घड़ी, जनता घड़ी ये छीन लिया, यही सब होता है मुकदमा, और क्या होता है। इस तरह का बहुत सारे केसेस। और उस टाइम पीरियड अगर देखिएगा आप, मैं लेट 80s की बात कर रहा हूँ, उस समय नॉर्थ बिहार मुजफ्फरपुर बहुत ही वायलेंट, पूरे बाहुबलियों का अड्डा बन चुका था। और ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी कैंपस, है ना, जितने बड़े बड़े धुरंधर, क्या मिनी नरेश, अशोक सम्राट, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, कौन दुबे, कौन क्या क्या, तो दिन रात वहाँ पे मार गोली बम यही सब चलता रहता था। क्योंकि आप जिस परिवेश में रहते हो, जाहिर है जान पहचान भी कुछ ऐसे लोग होगा ही जो रिबेलियस आदमी होता है। तो शायद मेरे फादर को लगा कि ये ठीक नहीं, मुजफ्फरपुर बहुत वायलेंट हो गया है, तो उन्होंने मेरा नाम वहाँ से कटा के मोतिहारी ले गए। तो मोतिहारी वहाँ MS कॉलेज में जो है मेरा एडमिशन, मुंशी सिंह कॉलेज बड़ा, वो भी फेमस कॉलेज है, तो वहाँ मैं रहा। और संकट जो है, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, आपदा में अवसर, तो संकट आपको बहुत कुछ सिखलाता है। तो मैं, चूँकि फादर रहते थे मोतिहारी में, तो मैं अकेले रहता था, तो स्टोव पे खाना बनता है ना, मिट्टी तेल वाले, तो उस पर मैंने वहाँ पे रह के खाना बनाना सीखा, रोटी बेलना, दाल सब्जी, चिकन मटन जो भी है बनाना। तो संकट में मुझे खाना बनाना है, और मैं अब ठीक ठाक खाना बनाता हूँ। तो वहाँ फिर रहते इंटरमीडिएट में वहाँ एडमिशन हुआ। वहाँ भी धीरे धीरे माहौल, तो अब नॉर्थ बिहार का आप समझ ही रहे हैं, उस ज़माने में आप मेरे से 4-5 साल जूनियर होंगे, उस समय स्कूल में रहे होंगे। वहाँ भी इसी तरह का माहौल था, झगड़ा लड़ाई ये वो चलता ही रहता था। MS कॉलेज के सामने ही मैं रहता था, और बहुत ही नामी मशहूर प्रिंसिपल हुआ करते थे भोलानाथ सिंह, उन्हीं के घर में मैं रहता था। और वो पूरा एक तरह से कहिए कि उस ज़माने में चांदमारी है नाम, और एलीट लोगों का मोहल्ला था। उसमें ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर, MLA, इंटेलेक्चुअल सब लोग वहाँ रहते थे। और अपर कास्ट, 99% अपर कास्ट, एक आध दो इधर उधर होगा। उस पूरे सेंटर में मैं अकेले वहाँ पर रहता उनके घर में, और वहाँ भी झगड़ा लड़ाई होती थी, कुछ कुछ होता था। अब रिबेल हूँ तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो कई बार लोग भोला बाबू को शिकायत करने जाते थे कि देखिए आपके यहाँ लड़का है, बदमाश है, ये है वो है। भोला बाबू हमको बहुत डिफेंड करते थे, कहते कि नहीं मैं जानता हूँ, रात में 2 बजे रात तक पढ़ता भी है, बदमाश नहीं है, तुम ही लोग बदमाशी किया होगा तब ये रिटालिएट किया होगा, रिएक्शन किया होगा। इस तरह का था। मतलब जाहिर है कि मैं कोई एंटी सोशल एक्टिविटी थोड़ी कर, आप मुझे गाली देंगे तो कोई है कि सुन के चला जाएगा, दूसरा है तो रिएक्ट करेगा। तो कोई अगर मुझे घर पे आ जाए घेरने और मारने के लिए और गाली दे, तो मेरी प्रवृत्ति ये नहीं थी कि मैं चुप बैठ जाऊंगा, है ना, मैं उसको जवाब जरूर दूंगा। जैसे भी भोजन माता वहाँ बच्चों ने जवाब दिया है ना कि अगर मेरे हाथ का ये नहीं खाएंगे तो हम फिर ब्राह्मण का हाथ का हम भी नहीं खाएंगे। तो दैट इज, उसको मैंने तुलना की है, वो एकदम चावदार आंदोलन से की है और फ्रांस की क्रांति बेसिले के पतन से की है
कि इस तरह का जवाब मिलेगा सामाजिक समरसता इक्वलिटी में हो सकता है, इनइक्वलिटी के बीच नहीं हो सकता है। तो खैर वहाँ अभी भी चंपारण में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मुझे पसंद करते हैं। मोस्टली अपर कास्ट हैं, जब जाता हूँ तो खूब खाना खिलाते हैं, गाड़ी में घुमाते हैं, क्योंकि मैंने लोगों की मदद भी की है। मैं निजी जीवन में कभी, जाहिर है मेरी एक आइडियोलॉजी है, चूँकि डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑप्रेसिव है, तो उसका काउंटर भी आइडियोलॉजी से ही होगा। लेकिन निजी जीवन में आप अगर मुझे जानते होंगे ठीक से, तो चाहे मेरे दोस्त और छात्र ये सब तमाम देखेंगे, तो निजी जीवन में मैं किसी के साथ मैं भेदभाव नहीं करता। प्रायोरिटी उसमें ज़रूर रखता हूँ कि उसमें जो कमज़ोर है, मेरा स्टूडेंट जो 2 स्टूडेंट है, लेकिन जो कमज़ोर है ना, तो उस पर थोड़ा नज़र ज़्यादा रहता है। वो घर में भी होता है, थोड़ा बेटा कमज़ोर है तो उसको थोड़ा सा पेरेंट प्रोटेक्शन देता है। तो मेरे मतलब हैबिचुअल हूँ मैं, मतलब जैसे अगर 2 राष्ट्र में चुनना हो तो जो कमज़ोर होगा उसके साथ का, 2 समुदायों में चुनना हो तो कमज़ोर के साथ खड़ा रहने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो मेरे अंदर है। तो मैं किसी से निजी तौर से कभी भेदभाव नहीं करता, कोई कह भी नहीं सकता है। अब कहने के लिए तो कहानी बहुत लोग बना सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं मेरे घर पे तमाम तरह के लोग आते जाते रहते हैं, मेरे दोस्त भी हैं, तो इसलिए वहाँ अच्छे दोस्त भी हैं। मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में भी अगर जिनसे मैं लड़ा 95% उनसे लड़ा, तो 5% मेरे पक्ष में भी खड़े रहने वाले लोग थे। और वहाँ कोई ऐसा नहीं था कि उस समय 90s में तो दलित कॉन्शसनेस का आप सवाल भी नहीं उठा सकते थे उस समय। ये मुझे पता है, पूरा मुजफ्फरपुर, चंपारण, मोतिहारी सब। तो जो हम लोग का जब होता था इस तरह से कुछ मतलब एक्शन रिएक्शन, अभी मेरे दोस्त अगर मोतिहारी वाले सुनेंगे, बहुत सारे सुनते हैं, तो उनको याद आ जाएगा। तो कई वो दलित समुदाय से जो ट्रेन पकड़ कर आते थे मोतिहारी पढ़ने, वो सब मुझे कहते थे कि तुमको डर नहीं लगता है कान में, बाप रे ये फलना है, पंडित जी है, बाबू साहब है, तो ये है, डर नहीं लगता है। हमने डर का है, लड़ाई होगा तो लड़ेंगे। तो वो सब था, वो बचपना था उस तरह। खैर एनीवेज, और मुझे अच्छा है कि वो एटीट्यूड मैंने बरकरार रखा। और वहाँ जब भोला बाबू के यहाँ रहता था, उनका एक छोटा बेटा महेश कुमार सिंह, वो रामजस कॉलेज में पढ़ते थे। तो भोला बाबू और कोई था नहीं घर में, मैडम थी और वो थे, अब दोनों नहीं रहे, मतलब अच्छे थे एकदम, मुझे घर की तरह वहाँ व्यवहार मिला। तो उनका पूरा महेश जी का ड्राफ्ट भेजना, ये भेजना, तो वो बोलते थे कि रतन पोस्ट कराओ। तो ये जब दिल्ली से लौटते थे, चंपारण थे, लेकिन लम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करता था, तो वो भूसौल समझते हैं ना, भूसा जिसमें रखते, उसमें रखा रहता था। जब आते थे तो हम लोग निकाल कर उसको साफ सुफ करके, और फिर उस पर 3-4 आदमी लद के सिनेमा देखते। तो वो स्कूटर चलने का मतलब है, मोतिहारी में छोटा शहर था, अब तो खैर बहुत कंजस्टेड हो गया, लोग समझते थे कि अब महेश दिल्ली से आ गया है। हम लोग उसी में बैठ कर सिनेमा देखने जाते थे। तो जाहिर है स्टेशन अभी भी बिहार में जानते हैं बहुत लेट है, मतलब 3 साल की डिग्री 5 साल 6 साल में मिली, उस समय भी लेट था। तो महेश जी को देखते देखते फिर मुझे लगा कि मुझे भी दिल्ली जाना चाहिए, और महेश जी बोले भी कि एडमिशन हो जाएगा। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी ने मना कर दिया, यहीं पे इतना ही रिबेलियस है और झगड़ा लड़ाई इसका होता रहता है, पता नहीं दिल्ली में जाएगा तो क्या करेगा नहीं करेगा, पता नहीं कुछ भी। तो मैं चुप के एक दिन भाग आया मैं दिल्ली। अच्छा। हाँ, तो भाग आया तो यहीं पे हमारे गांव के गढ़ी है लाजपत नगर में, आप देखे होंगे वहाँ पे, अगर उधर से कभी जाते हो तो। गढ़ी गांव में हमारे गांव के बहुत लोग रहते हैं। अच्छा। और मुस्लिम समुदाय के हैं, और मेरे गांव में वैसे आधा आधा हिंदू मुस्लिम है। हिंदू मतलब बैकवर्ड हिंदूज, अपर कास्ट हमारे गांव में नहीं है। अच्छा। एक घर कायस्थ है और एक घर भूमियार होंगे, अदरवाइज लार्जली बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट एंड मुस्लिम्स। तो हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम वो एक त्यौहार में आना जाना, सेवई खाना, दिवाली पे आना, ये सब, स्कूल में एक ही साथ क्रिकेट खेलना, वो करना, वो सब। तो हम लोग सेकुलरिज्म हम लोग वहीं से देखें कि मुहर्रम में हिंदू जा रहे हैं, दिवाली के दिन वो आ रहे हैं, दशहरे में जो गाते थे, और ये तमाम वो सब कल्चरल इंटरेक्शन गांव में ही देखा। तो यहाँ आए तो मेरे गांव के वही मुस्लिम समुदाय के लोग कसीदा करते थे। किस साल आए यहाँ पे? हम 91। हाँ। तो इस्माइल चाचा ने मुझे 1 महीना रखा। अच्छा। उनकी एक फैक्ट्री थी लंबा थोड़ा सा, जिसमें कसीदा करने के लिए फट्टी लगाते हैं। तो उसमें 10-15 लोग काम करते थे दिन में, रात में फट्टा हटता था वहाँ से, वहीं पे चादर बिछाए, वहीं पे सो गए। तो वहीं मैं रहता था, वहीं फट्टा हटा, चादर बिछाया, सो गए, गढ़ई गाँव में। उन्होंने 1 महीना खाना खिलाया। मैंने अपनी किताब में जो है उनको थैंक्स किया है
कि मैंने बेसिक जो लेसन है सेकुलरिज्म का हमने ऐसे सीखा है। ये किस किताब में? काशी प्रसाद जायसवाल द मेकिंग ऑफ ए नेशनलिस्ट, हाँ उस किताब में। तो ऐसे ही रहा 1 महीना, लेकिन मैं अखबार पढ़ता था उस समय रोज़, तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या सब चल रहा है नहीं चल रहा है उस पर एक नज़र होती थी। तो करते कराते ऐसे फिर घर गए, फिर वहाँ से वापस आए, फिर यहाँ पे अप्लाई किया। उस समय यहाँ पे 25 पैसे का फॉर्म मिलता था और SC ST के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड में काउंटर लगता था। तो खैर अप्लाई किया, यहाँ पे मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। देशबंधु कॉलेज में मैं पढ़ा, BA ऑनर्स हिस्ट्री। तो 91 से 94 मेरा बैच है, वहाँ पढ़ा। रवीश कुमार जी आपके सीनियर थे? 1 साल सेम कॉलेज में थे, सेम सब्जेक्ट। कुछ फोटोग्राफ्स देखा फेसबुक पे मैंने। हाँ, हम लोग जानते हैं उसी समय से। तो वहाँ फिर दिल्ली आने के साथ समस्या पैसे की भी, हम लोग कोई अमीर घर से तो है नहीं, तो 600-700 रुपये महीने के पिताजी मान गए फिर कि ठीक है चला गया। तो 600-700 रुपये मिलते थे, 250 रुपया रूम का किराया, उसी में खाना बनाना स्टोव पे और रहना। फिर सुबह क्लास जाना। क्लास में मैं कभी लेट नहीं रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ, और आज तक ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 25वां साल पढ़ा रहा हूँ और मेरा कोई स्टूडेंट नहीं कह सकता है कि क्लास में मैं कभी लेट आया हूँ, एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। अगर मेरी क्लास छूट गई तो मैं क्लास जाता नहीं, फिर उसको कंपनसेट करता हूँ। लेकिन वो नेचुरल एक इंस्टिंक्ट बना हुआ है, क्लास में टीचर को लेट नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टूडेंट को भी लेट नहीं होना चाहिए। मेरे स्टूडेंट मेरे से डांट खाते हैं इस वजह से, अगर जो ज़्यादा लेट होते हैं। तो आज भी मैं 3 मिनट पहले क्लास में रहता हूँ, ऑनलाइन क्लास में भी 3 मिनट पहले मैं लॉगिन करके बैठा रहता हूँ। तो क्लास किया, लेकिन हम लोग के पास उतने स्टाइलिश कपड़े नहीं होते थे, पैसा है ही नहीं, जैसे तैसे कुर्ता चप्पल और जीन्स पहन के काम चला रहे हैं। तो लेकिन वहाँ पे बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट अच्छा था, टीचर्स अच्छे थे और हिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया था उस समय। कुछ बैचेज उठाकर देखेंगे देशबंधु का, आपको एक पर ब्राइट स्टूडेंट सब मिलेंगे। और रवीश का आपने नाम लिया ही, मनीष प्रभात एम्बेसडर है अभी, और बहुत सारे मिलेंगे, और मैनेजमेंट में और बिजनेस में, ब्यूरोक्रेसी में। तो धीरे धीरे पहले तो 6 महीना हमको एडजस्ट करने में बहुत डर लगा कि अंग्रेजी का माहौल, इंग्लिश बोल रहे हैं, सब बड़े बड़े जूते या वाह करते आ रहे हैं। तो मुझे 6 महीना लगा कि मैं पता नहीं मैं पास भी कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो मुझे लगा कि मैं पास कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर लगा रहा, मुझे लगा कि वापस जाऊँगा तो और भी बेइज्जती होगी, तो वापस जाना नहीं है, भिड़े रहना यहीं पे। तो खैर ऐसे ही चलते रहा, सब दोस्त लोग मिले, दोस्त बने, धीरे धीरे सब इंटरेक्शन होना शुरू हुआ। देशबंधु की एक खास बात ये थी ना कि वो हिंदी में भी पढ़ाते थे वहाँ। तो हिंदी मेरी भाषा बचपन से ठीक ठाक रही है, हम साहित्य वाला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक रही है। तो इसलिए हिंदी में भी मैं खूब फ्रिक्वेंटली लिखता हूँ। तो मैं इंट्रेंस जब हुआ, ये मिड टर्म हुआ, तो मैं उसमें मुझे अच्छे नंबर आ गए, टॉप कर गया। तो मेरा हौसला बढ़ा, खाली अंग्रेजी जानने से नहीं, एक भाषा जानो। अगर आप सिर्फ हिंदी भी जानते हैं ना अच्छे से, तो आप अंग्रेजी सीख लेंगे। सिर्फ ये कोई भी भाषा, लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे अगर आप सरप्लस प्रोडक्शन, अधिशेष उत्पादन नहीं जानते हैं, तो सरप्लस प्रोडक्शन भी नहीं समझ सकते। अगर अधिशेष उत्पादन का मतलब समझते हैं, तो सरप्लस प्रोडक्शन ठीक सीख जाएंगे। ये जो आपने कहा वो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा संदेश है, जो हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, कि कम से कम एक भाषा आप अच्छे से जाने तो दूसरी की तरफ जाना आसान होता है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ मेरे एक टीचर थे अनिल सेठी, और वो कई जगह पढ़ाए, कैम्ब्रिज से PhD उन्होंने किया। हम लोग को 6 महीने पढ़ाए थे, उसके बाद कैम्ब्रिज चले गए। स्टीफेंस के पढ़े हुए थे, वो हिंदी नहीं जानते थे, लेकिन बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने हिंदी सीखा। एक प्रदीप कांत चौधरी थे, एंशिएंट इंडिया पढ़ाते थे, हम लोग को हिंदी में पढ़ाते थे। तो आप अगर उन्होंने मुझे डिक्शनरी दी, फादर कामिल बुल्के की, और कहा उन्होंने कि तुम अगर हिंदी जानते हो तो तुम अंग्रेजी सीख जाओगे। आज भी वो डिक्शनरी मेरे पास रखी हुई है, आज भी मैं इस डिक्शनरी को यूज़ करता हूँ। तो इसलिए छात्रों के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों हिंदी अंग्रेजी या कुछ नहीं है। सब गांव के ठेठ लोग सब गिरे थे इधर, है ना। वहीं से यात्रा है, शुरू होते 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 तो फिर जो है धीरे धीरे ऐसे ही हुआ। फिर BA कर गए, ठीक ठाक हो गया। फिर एक तनाव, बिहार के लोग जानते ही हैं, हिस्ट्री पढ़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और बिहार का आदमी है तो
पिताजी और भाई सब बोलेगा आईएएस बनो तो आईपीएस बनो तो ये बनो, तो पिताजी बोले आईएएस बनो, भाई मेरे पुलिस में थे, बड़े भाई बोले कि आईपीएस बनो। हम बोले हम कुछ नहीं बनेंगे, एज यूजुअल रिबेल। क्योंकि मुझे शुरू से ही बचपन से ही पता था, एक बात मैं जानता था कि टीचर को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। ये मेरे बचपन से ये मेरी क्लैरिटी थी कि टीचर बोल सकता है, लिख सकता है, सरकार की कोई बंदिश उस पर नहीं होती है। वो इलेक्शन लड़ सकता है। उस समय मेरी ज़्यादा दिलचस्पी थी इलेक्शन में थी, चुनाव लड़ लगा लेता है आजकल। हाँ, आजकल मास्टर लोग बंदिश खुद लगा लेता है, वो अलग बात है, लेकिन हम मेरे में कहाँ बंदिश है। इतनी मुकदमा यूनिवर्सिटी के साथ मेरा अभी चल रहा है, लेकिन मैं कहाँ डरता हूँ। मुझे जो बोलना है बोलते ही है। तो ये क्लैरिटी थी, इसलिए मेरे एक टीचर ने भी कहा, और ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एलीट टाइप का डिपार्टमेंट रहा है, और उसमें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर्वाइव करने के लिए एज ए एकेडमिशियन आपको अंग्रेजी आना चाहिए, है ना। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते लग गए, लेकिन अगर वाकई आप सीरियस एकेडमिक्स करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं, सब सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है कि अंग्रेजी आना चाहिए। इंग्लिश इज़ ए पावर ऑफ लैंग्वेज, इज़ ए लैंग्वेज ऑफ पावर, ठीक है। इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज ऑफ पावर। तो ये आपको ये सारे बच्चों को समझना चाहिए। हिंदी सीख के अंग्रेजी, तो हिंदी आएगा तब आप अंग्रेजी की विरोध या वकालत कर सकते हैं। अंग्रेजी सीख के तब हम हिंदी की विरोध या वकालत, तब अलग बात है। अब आ ही नहीं रहा, झूठ मूठ का हम अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो वैसे ही धीरे धीरे अंग्रेजी एक एक वर्ड सीखना शुरू किया, रोमिला थावर पढ़ना शुरू किया। उस समय हिंदी में किताबें वैसे कम थी 90s में, आज तो बहुत है, आज तो बहुत आ गई, लेकिन उस समय कम थी किताबें। तो उसी में अनुवाद करना, ये करना, जो भी अवेलेबल है करते कराते फिर फादर बोले कि आईएएस, तो वो आईपीएस। मैंने बीए में ही तय कर लिया था कि मैं कुछ नहीं बनूंगा, मैं टीचिंग में ही जाऊंगा। बीए में डॉक्टर अंबेडकर के लेखन को कभी आपने पढ़ा? कुछ नहीं, उसकी कहानी अलग है। तो जैसे अब मेरा से कॉलेज में भी टेंशन, झगड़ा, लड़ाई, यहाँ जात पात सब जगह पूछता है। हाँ, ये सब कोई कन्फ्यूजन नहीं पालना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जात नहीं पूछ, वहाँ भी पता कर लेता है कौन। मैं हॉस्टल में गया, मानसरोवर हॉस्टल में। हाँ, तो हॉस्टल के अंदर जाने से पहले सबको पता था कि इसकी जात क्या है। तो ये भी तो जात के हिसाब से हॉस्टल भी बटा हुआ था। तो ये मैं दोस्तों को, देखिए, अगर कबूतर रेत में अपनी आंखें छुपा ले और सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी, तो ये प्रॉब्लम बिल्ली का नहीं है, कबूतर का प्रॉब्लम है। तो आप सोच लें कि पढ़ा लिखा लोग सब जगह देख चुके हैं, भारत के टॉप एलिट इंस्टीट्यूशंस सब देख चुके हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मिला जुला के बात वही है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है, क्योंकि लार्जली सारे इंस्टीट्यूशन पे अपर कास्ट का कब्जा है, लार्जली। और मेरिट फेरिट कुछ नहीं, सब मिथ है। जिसको अवसर मिलेगा, जितना टाइम हम इनसे लड़ने में या कोर्ट का कागज़ तैयार करने में जितना मटेरियल मेरे पास रखा हुआ है, उसमें तो मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ, यूनिवर्सिटी पर और जुडिशरी दोनों पर। तो इतना इनसे लड़ने के बावजूद अगर पब्लिकेशन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब और लोग जो है वो जितना काम करता है उससे चौगुना काम मुझे करना पड़ता है अपने आप को सस्टेन करने के लिए। व्यवस्था हम जैसे लोगों से क्या चाहता है कि अपनी नज़र झुका कर रखें, कैसे, क्यों, बाय, क्यों। तो ये माइंडसेट मैंने यहाँ, मैं तो एलीट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ मैंने देखा है वो मेरे से बहुत खटपट हर जगह रहता है। बहरहाल चलिए, अब वो बात की बात है। तो फिर आ गया मैं मानसरोवर हॉस्टल में रहा, आप भी रहे उसमें। अच्छा, हाँ, मानसरोवर में रहे। वो 94 to 96 और 96 to 98। तो मैं 2002 में वहाँ पे था। हाँ, तो मैं तो वहाँ पे फिर हॉस्टल मिलने में बहुत परेशानी हुई, पैसे भी नहीं थे, झगड़ा उगड़ा भी हुआ हॉस्टल के चक्कर में, वो सब अलग कहानी है। लेकिन अल्टीमेटली हमको हॉस्टल मिला। तो हॉस्टल मिला तो पहले 2-3 महीना तो खा के सोए, पूरा रेस्ट लिए। प्रीवियस आया, एग्ज़ाम आया। हमारे दोस्त हमारे बहुत होते थे। अगर मेरे पुराने फ़ोटोज़ देखेंगे तो मैं भले हिंदी मीडियम का छात्र था और देसी अंदाज में गमछा उमछा के साथ ही रहता था, मफलर के साथ, पान भी खाता था उस समय। तो लेकिन मैं लोगों से घिरा रहता था, लड़का लड़की सब चाय का अड्डा अब्दुल के पास लगता था, और जितने पूरा क्लास अंग्रेज़ी में होती थी, जितने लड़कियां होती थी अंग्रेज़ी मीडियम वाली, हम बोले कि जाओ क्लास नोट्स लेकर आओ।
तो सब क्लास नोट्स लेकर आते थे, उसको देखकर मैं कुछ इधर से लिया, कुछ उधर से लिया, कुछ किताब लिया, अनुवाद कर करके मैं एमए तक हिंदी में ही पढ़ाई की हमने। हाँ, तो प्रीवियस थोड़ा ख़राब हुआ क्योंकि वो लेट हो गया था, लेकिन खैर फाइनली मास्टर्स फाइनल करते करते एमए हो गया। अब यूजीसी, नेट, एमफिल तमाम। हमारे रूममेट जितने थे सब ब्राह्मण थे हॉस्टल में। हाँ, और सब अलग अलग विचारधारा के थे, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग का इतना पढ़, मैं 11-12 बजे रात में घूम के आ रहा हूँ, 1 बजे रात में आ रहा हूँ। एक संस्कृत के थे तो वो अपना पढ़ रहे हैं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, ये डबल बेड है मानसरोवर। तो मेरे साथ ट्रेजेडी ये थी कि मेरे दोस्त सारे कहते थे कि तुम आईएएस का फॉर्म भर दो, कि तुम्हारा हो जाएगा, उधर रिजर्वेशन है और तुम आईएएस बन जाओगे, ठीक ठाक है सब। तो मैं कहता था कि नहीं, तो लोग कहते थे पागल है कि जहाँ रिजर्वेशन है वहाँ नहीं बन रहा, जहाँ पे है ही नहीं कुछ, और वो भी हिंदी मीडियम का छात्र है और ताल ठोके हुए कि यहीं रहेंगे। तो मैंने एक दोस्त से अपने कहा, मेरे रूममेट हैं, अभी नाम नहीं बोलूँगा, हमने वो आईएएस बन चुके हैं, वो अभी विदेश में पोस्टेड हैं। तो उन्होंने कहा, नरेश जी थे नाम, तो मैंने कहा कि ऐसा है, मैं जो रास्ता चुन रहा हूँ ना, वो रास्ता ऐसा है कि 1 किलोमीटर जो है हम 3 घंटा में भी चल के आएंगे ना तो हम फर्स्ट ही आएंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं रहूँगा फर्स्ट ही, है ना, गुमनामी में मैं नहीं खोऊंगा। और फाइनली आई एम एम्बिशियस मैन, मैं बहुत महत्वाकांक्षी आदमी हूँ। कहने में कोई खराबी नहीं रखना चाहिए, हर आदमी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, बड़ा से बड़ा ख्वाब पालने चाहिए। तो मैं यहाँ बहुत बड़े मतलब हिस्टोरियन सबसे पढ़ा हूँ। ये मेरा फॉर्चुनेट है कि जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट उसमें पूरा स्टार्स, सुमित सरकार, ज्ञान पांडे, शाहिद अमीन, DN झा, प्रोफेसर शिरमाली, तमाम पार्थ सारथी, तमाम ऐसे हिस्टोरियंस पढ़ाते थे, नयनजोत लाहिरी, उनके साथ काम करना खाली हम लोग सोचते थे फोटो के। RS शर्मा आते थे लेक्चर देने, DN झा मेरे सुपरवाइजर थे। तो रिबेल चुकी था ना, तो मेरा पहला जुबली हॉल में जब गया तो वहाँ मारपीट हुआ एक बार फिर वहाँ भी एक बार हुआ, वो सब केस मुकदमा हुआ सब। पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एट्रोसिटीज एक्ट लगा, सब स्पर ऑफ द मोमेंट था, कोई नहीं। खैर, तो यहाँ 90% लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, और आई एम क्वाइट श्योर कि मुझे करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि घर पाठशाला है, पहली पाठशाला है। तो मैं कहता हूँ अगर यही सीख कर आए हो तो इट इज़ ए बैड पाठशाला। जात पात कोई टीचर थोड़ी सिखाता है, टीचर तो बाद में जब नौकरी उकरी में तब सेटिंग होता है, वो तो घर से ही संस्कार में सिखला के भेजा जाता है। किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, ये तो घर में, तो ये तो प्रॉब्लम अपर कास्ट का है यहाँ। मुहावरे भी ऐसे होते हैं, मुहावरे भी ऐसे होते हैं, तो घर से ही इसको जातिवाद सिखला के पैदा होता है। मैंने अम्बेडकर साहब को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मेरा पिछला वीडियोस देखिए मैंने बनाया उस पर, कि प्रथाएं जो है कई बार कानून से भी ज़्यादा ताकतवर होती हैं। बिल्कुल, कि जितना फोर्सफुली प्रथाएं लागू की, कैसे आपने देखा नहीं, सुनीता भोजन माता, संविधान कानून है लेकिन चूंकि दलित है तो उसके हाथ का बना नहीं, कि उसको हटा दिया गया। तो ये ट्रेनिंग, इसलिए हर जगह ये सब रहता है। 5 लोग अच्छे होंगे, ये नहीं कह रहा है कि 100%, 5 लोग ढंग के हो, मेरे सारे दोस्त सब भी बहुत सारे हैं, तो हमारा सब कुछ ठीक है उस तरह का। लेकिन लार्जली जाति व्यवस्था है ना, वो आपको तंग करेगा ही, टॉर्चर करेगा ही। आप जो है 1 पन्ना का आर्टिकल लिख के प्रोफेसर बन जाएंगे, हम 10 किताब छाप के भी मेरी मेरिट नहीं होगी। तो आप देखिए ना, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हैं, तो इसी तरह से कारवां बढ़ता गया, और 90 दुश्मन होते हैं तो 10 दोस्त भी होते हैं। तो मुझे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर्स बहुत पसंद करते थे, ये बात है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट लार्जली थोड़ा सा एक प्रोग्रेसिव डिपार्टमेंट है ना, थोड़ा सा एंटी एस्टैब्लिशमेंट, थोड़ा सा लेफ्ट ओरिएंटेड, प्रोग्रेसिव। तो अमूमन टीचर्स को लगता था कि दलित समुदाय का है और कॉन्फिडेंट है, इसे हीरो की तरह चलता है, और अच्छा उसको लिखता भी है, बोलता भी है, डरता नहीं है किसी से। तो मुझे प्रोटेक्शन भी मिला, मुझे लोगों ने प्रोटेक्ट भी किया। MA पास किया, फिर MPhil में एडमिशन हुआ। MPhil में एडमिशन लेते मुझे पहली नौकरी 97 में ही लग गई, रिसर्च एसोसिएट। उसके बाद 97 से ही पार्ट टाइम चलता था, पहले जाकिर हुसैन इवनिंग में पढ़ाया,
उसके बाद 98 में वहाँ परमानेंट ही हो गया मेरा। तो मैं 98 से 2000 तक परमानेंट था जाकिर हुसैन इवनिंग। देन आई ज्वाइंड हिंदू कॉलेज 2000। तो ये ऐसे ही चलता है, पूरा कारवा पड़ रहा है। ये एक लंबा समय एक विद्यार्थी के रूप में और फिर एक शिक्षक के रूप में आपने गुजारा, तो आपको ये लगता है कि विश्वविद्यालय की स्थिति में, या अगर मैं ऐसे कहूँ कि शुरुआती दौर में जब एक जाति के आधार पर जो भेदभाव आप देख रहे थे और अभी तकरीबन 25 सालों बाद कुछ बदलाव आया है या चीज़ें और ज़्यादा विकृत हुई हैं? विकृत हुई हैं डेफिनेटली। पहले था कि थोड़ा सा लाज शर्म भी रख लेता था, है ना, कि अब देखिए जब यूनिवर्सिटी का फोर्टिफिकेशन शुरू हो जाए, किलेबंदी शुरू हो जाए, तो समझिए कि संस्थाएं अब आखिरी सांस ले रही हैं। मैं तो विदेश नहीं गया हूँ, आप शायद गए होंगे। मैं भी नहीं गया। आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। विश्वविद्यालय किले की तरह नहीं होते ना, एक गेट होता है। कौन विश्वविद्यालय में जा रहा है? ऑक्सफोर्ड में कोई बाउंड्री खिंचा हुआ चारों तरफ? शायद नहीं। तो यहाँ पे जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो वहाँ से जुबली हॉल से पैदल चल के वीसी का ऑफिस होते हुए इसे अंदर अंदर जो है आ जाते थे, चाय पीते, फिर उधर। आज कोई भी टीचर जा सकता है उसमें। जब 500 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगे हो तो वाइस चांसलर तो पहले मिलते थे ना हम लोगों से। भाई कुछ दिक्कत हुआ, कुछ हुआ तो टाइम लेकर हम लोग मिलने जाते, हॉस्टल से जाते थे मिलने। अब कहाँ कौन अथॉरिटी मिलता है? तो ये डिटोरिएट हुआ है ओवरऑल। अब यूनिवर्सिटी ज़्यादा विक्टिमाइज करता है, विंडिक्टिव हो गया है। विश्वविद्यालय हम लोग क्यों आए थे? नौकरी करना होता तो कुछ और नौकरी कर लेते। कि बचपन ये ट्रेनिंग थी कि विश्वविद्यालय विश्व सबसे बना है, यूनिवर्स, कि जहाँ पे दुनिया भर की विचारधाराएं आती हैं, जाती हैं, डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, सवाल खड़े किए। मेरा तो हिस्ट्री सवाल करना सिखलाता ही है। मैं हम लोग का तो पहला ही लेक्चर हम लोग देते हैं जो सुने हैं कि हाउ टू क्वेश्चन एवरीथिंग। 5 पॉइंट से शुरू होता है, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट। तो इसी पे पूरा हिस्ट्री इर्द गिर्द घूमता है। अगर ये बात नहीं समझे तो हिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट। तो लेकिन यहाँ अब सवाल करना लोग पसंद करते हैं। सवाल आप उठाएंगे तो आपको सजा, सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। दे जस्ट वांट स्लेव्स। तो बहुत विकृतियाँ हैं। पहले हॉस्टल्स का पूरा कैरेक्टर बदला है, और जिस तरीके से हॉस्टल को बंद पिंजरे में किया गया है, पहले हॉस्टल खुला रहता था, 12, 1, 2 बजे भी आ जा सकते हैं, और ये था कि एडल्ट लोग हॉस्टल में रहते हैं। अब तो अमूमन मुझे लग रहा है कि हर समय एकदम केज की तरह ना पिंजरे में डाल दिए। तो इतना बाउंड्री, इतना लोहे का रॉड लगाने का हॉस्टल में और कॉलेज में क्या ज़रूरत है? क्या हो रहा है यहाँ पर? जाति को लेकर भी बहुत सारा, आप अगर खास तौर से मैं कह रहा हूँ, दलित, ट्राइबल, बैकवर्ड के लोग अगर आते हैं और सवाल खड़े करते हैं तो उसको तो विक्टिमाइज करता है ये लोग। मैं खुद ही सामने बैठा हूँ, मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध कर ले, किसी का 1 रुपया लिया हो, किसी को गाली दिया हो, कुछ किया हो, लेकिन तब भी फर्जी केस में फंसा के आपको फंसा के रखेगा। तो मैं तो ये इतना पढ़ते पढ़ते अब समझते समझते मान गया हूँ कि ये प्रक्रिया मेरे साथ तब तक जारी रहेगी जब तक मैं जीवित हूँ। तो जब मुझे पता ही है कि इनसे लड़ना ही है जिंदगी भर, तो मुझे चिंता किस बात की? लड़ो, मेरा पक्ष न्याय है। कॉलेज में इस तरह का काफ़ी अनुभव, केस मुकदमा काफ़ी। यहाँ पे मुझे, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा भी लगाया, मैं कोई महिला उत्पीड़न लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया। यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया तो 7 टीचर को एडमिनिस्ट्रेटिव डिबार किया हुआ था, आपको पता होगा। 5 साल डिबार रखा, 2 इंक्रीमेंट कट सजा दे दिया, वाइस चांसलर भी चुप बैठा हुआ। फाइनली वी वेंट टू द कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। ईश मिश्रा हमारे रिटायर कर गए, उनका 1/3 जो है इंक्रीमेंट 1/3 पेंशन काट दिया। अरे भाई, टीचर का काम है, हम तो रोज़ नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं भारत सरकार, तो क्या नरेंद्र मोदी हमको टर्मिनेट कर देगा? अगर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई इरेगुलरिटीज़ हो रहा है तो उसके अगेंस्ट मुझे बोलना, लिखना, ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन यहाँ पे ये लोग नहीं समझेगा बात। ये लोग समझता है कि जॉब है, नौकरी है। दिस इज नॉट नौकरी, वी आर प्रोफेशनल्स। प्रिंसिपल मेरा बॉस नहीं है, आपका बॉस नहीं है, वाइस चांसलर बॉस नहीं है। दे माइट बी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, आइदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी।
हम उनके साथ काम करते हैं, वी आर नॉट सबऑर्डिनेट्स। बिल्कुल। तो ये हम देखिए घर के सामने कचड़ा घर भी बनाए हुए, देखिए। अच्छा। हाँ तो वो भी एक बात बताइए, उन क्या सिस्टम को नहीं पता है कि इस घर में कौन रह रहा है? पुजारी तो नहीं रह रहा है, इतना तो तय है। भाई कोई किसी के साथ भेदभाव करता है या लड़की को छेड़छाड़ करता है, बलात्कार करता है, तो पहले क्या ज्ञापन देता है, मेमोरेंडम निकालता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? इट लाइज इन द माइंड ऑफ द पीपल। उसके दिमाग में रहते रहो, इसलिए कैसे तंग करेगा, वो तरह तरह के नुस्खे तलाशता रहता है, किसी को कैसे फंसाना है, कैसे तंग करना है, कैसे ह्यूमिलिएट करना है। वो सामने बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई ना, वहाँ का कोटेशन ले लीजिएगा। जब मैंने लगवाया था तो उसमें लिखा हुआ है, नथिंग इज मोर डिस्ग्रेसफुल फॉर ए ब्रेव मैन देन टू लिव ए लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। तो ये कितना भी कुछ कर ले, मैं तो आँख नीचे गिरा ही नहीं सकता। मौत के साथ मेरी नज़रें बंद हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं गिरा सकता, मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। आज हाँ, बाबा साहब का जब आपने कोटेशन बताया, उससे फिर से मैं उस सवाल पे वापस आऊँगा कि बाबा साहब से आपका जुड़ाव किस समय से शुरू हुआ, कब आपने उनको पढ़ना शुरू किया, और कब आपको लगा कि जो पहले की चीज़ें जो आप पढ़ते रहे हैं शायद वो या तो अर्थ सत्य थी या फिर थोड़ी धुंधली सी चीज़ों को रखती थी, और बाबा साहब का लेखन एक आगे का रास्ता दिखाता है। देखिए, जब हम छात्र होते हैं ना, तो हम डिग्री के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम टीचर बनते हैं तो स्टूडेंट वाकई टीचर बनने के बाद बनते हैं। जैसे एग्ज़ाम देना है मास्टर्स का, तो चलिए 4 चैप्टर पढ़ लिया, 4 ट्यूटोरियल उधर से ले लिया, कर लिया, एग्ज़ाम पास कर लिया, फर्स्ट डिवीजन आएगा, फाइन। उसमें इन बिटवीन कहाँ लिंकेज छूट गया नहीं छूट गया, उसको डजेंट मैटर। लेकिन जब आप टीचर बनते हैं तो एक एक पॉइंट पे आपको नज़र रखना, लिंकेजेस इस्टेब्लिश करना होता है, तो आप छोड़ कुछ भी नहीं सकते हैं। तो जब आप टीचर बनते हैं तब वाकई आप स्टूडेंट बनते हैं। तो मैं टीचर बना, तो इसमें लालच एक था, मेरा पहला पॉलिटिकल लालच था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, विधानसभा, लोकसभा, और मुझे लगता था कि खाली इलेक्शन लड़ के ही इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो मैं लंबा समय एक एक्टिविस्ट की तरह मैंने बिताया, आप जानते होंगे, मतलब लगातार यूनिवर्सिटी के तमाम मुद्दों पर हम लोग मैंने लालू प्रसाद यादव के साथ भी काम किया लंबे समय तक, और राष्ट्रीय सचिव भी रहा, दिल्ली का प्रवक्ता भी रहा, तमाम रहा। फिर बाद में छोड़ भी दिया। फिर शरद जी के साथ जब खटपट हुआ था, हम डेफिनेटली हम कॉमनल खेमा में नहीं है पॉलिटिक्स के, और ये एकदम मुझे कहने में गर्व है, और कोई इधर अलट पलट की बात नहीं है। डेमोक्रेटिक जो है मामला, 51 पे सहमति है तो हम आपके साथ काम कर सकते हैं। 49, आप तो पॉलिटिकल साइंस के हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सब लोग एक तरह का विचारधारा मानते हैं और एक साथ रह रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम लोग अलग अलग मानते हैं तब भी साथ रह सकते हैं। तो 51% सहमति है तो काम होगा। तो ये सब तमाम ऐसी था। फिर लंबे समय तक एक्टिविज्म, पॉलिटिक्स, इलेक्शन भी लड़ा बिहार जाके मैं, विधानसभा। अच्छा, किस साल? 15 में। अच्छा। हाँ, 15 में खड़े थे। तो कैसा प्रदर्शन? अरे खूब मज़ा आया। मतलब ऐसे ऐसे छात्र थे सब। मैं अनजान जगह गया, ऐसी बैग लेके। आप निर्दलीय लड़े थे? हाँ, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ लाइफ में उससे, कोई काम छोड़ता नहीं। मैंने एक ढाबा भी चलाया हुआ है। अच्छा। हाँ, छोटा सा। तो कोई काम, अब खाली फिल्म में काम करना बाकी है, तो वो अम्बेडकरनामा समझिए कि फिल्म ही है हमारा। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है आगे उसमें मौका मिले। हाँ, तो ऐसे गया। सवाल ये था कि कुछ लोग, हम चूँकि आरजेडी से जुड़े हुए थे, तो कुछ लोग मेरे पास आए थे कि मैंने कभी किसी लीडर से, चाहे लालू प्रसाद यादव के साथ बहुत दिन रहा, और इज़्ज़त करते थे हम लोग का। मतलब हम लोग वैसे नहीं थे कि टिकट मांगने गए हैं। तो मिठाई भी खिलाते थे, गपशप भी मारते थे। वो जानते थे कि सब कुछ मांगेगा नहीं। तो रेल मंत्री थे उस समय, मैंने कभी रेल का टिकट भी उनके यहाँ से कंफर्म नहीं कराया। उसके लिए मेरे ब्यूरोक्रेट दोस्त सब काफ़ी हैं। तो कुछ लोग आए, बोले कि चलिए अब चुनाव, अभी बीजेपी आरएसएस बहुत एग्रेसिवली अटैक करेगा लालू जी, आप लोग को फील्ड में रहना चाहिए। तो हमको ले के लोग गया यहाँ से। मेरे मास्टर आदमी, पैसे भी बहुत खर्च हुए। अंतिम, शायद अंतिम टिकट जो है ना, वैसे मुझे आरजेडी से चुनाव लड़ना था। और लालू जी कह भी रहे थे कि रतन को मैं जानता हूँ, क्रांतिकारी आदमी। मैंने किसी से पैरवी न लालू जी को कहा, ना किसी को भी, तेजस्वी को, ना राबड़ी, किसी को नहीं कहा।
लोग थे वही कह रहे थे कि रतन जी को लड़ाई है, दिल्ली से उनको बुलाए हैं तमाम। रघुवंश बाबू तो अब नहीं थे, उन्होंने भी कहा, और कई लोगों ने, पूर्वे जी तमाम। अंतिम दिन जो है ना, आखिरी टिकट मेरा था, वो अंतिम दिन किसी भी कारणवश वो टिकट कट गया वहाँ पे। हाँ, तो मैं तो छुट्टी लेके गया था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, इलेक्शन पॉलिटिक्स इज नॉट ब्रेड एंड बटर फॉर मी, आई एम गेटिंग ब्रेड एंड बटर फ्रॉम माई इंस्टीट्यूशन। तो कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। हमारी पहचान खाली विधायक बनने से नहीं होगी, मेरी पहचान वहाँ के बहुत सारे विधायकों से ज़्यादा है, लोग जानते हैं। तो खाली मेरी शिकायत ये थी कि अगर मैं 3 महीना छुट्टी लेकर आ गया तो एटलीस्ट आप मुझे इंगेज कर दीजिए कहीं कैंपेन में, काम करने में, मीडिया देखने में, डिज़ाइन करने में, किसी एरिया में, जोन में कहीं इंगेज कर देते तो हम 3 जो छुट्टी ले गए तो अपना ही मेरा लॉस था ना, तो वो मैं इंगेज हो जाता। अब वहाँ जाके नहीं तो 7 दिन ऐसे ही रहा, लगा कि मैं नौकरी मांगने, नौकरी तो मैं मांगने नहीं गया था, न कुछ मांगने गया था। तो एक आदमी के एनर्जी को आप चैनलाइज कीजिए, बोले कोई ज़रूरी थोड़ी है सबका इलेक्शन लड़ना, मेरा भी लड़ना कोई ज़रूरी नहीं। तो एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है, उसको संगठन में लगा दिए, कहीं पे लगा दिए कि वो आदमी काम इंगेज रहे उसमें। तो जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने कहा जब छुट्टी लेके आए हूँ तो चलिए लेट्स हैव एक्सपेरिमेंट। तो मैं चला गया, चुनाव लड़ा, 10 बच्चे लड़के सब मिले वहाँ पे, अपने दोस्त सब, मैं अभी भी आता जाता हूँ वहाँ पर। तो मैं लड़ा चुनाव, तीसरे नंबर, 23 कैंडिडेट में तीसरे नंबर, 10 दिन में, बिना पैसा के, न मेरा वहाँ घर न कुछ भी। तो करीब 4,500 43-44 लोगों ने मुझे वोट दिया था, हर बूथ से वोट मिला था, विदाउट एनी संसाधन। तो वो एक्सपेरिमेंट मेरे लिए क्या था, वो मैं जानता था कि मैं चुनाव नहीं जीतूंगा। एक्सपेरिमेंट ये था कि जो 4400 लोगों ने मुझे वोट दिया, आधा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम गए नहीं, तब भी हर बूथ पर मुझे वोट मिला। इसका मतलब है कि लोग ये जानते हुए कि कैंडिडेट जीतेगा नहीं, तब भी अपने दिल पे पत्थर रख के उसने मुझे वोट दिया। क्यों? क्योंकि जो मैं लोगों से संवाद करता था, कम्युनिकेट करता था, जो उठाता था, वो कहता था कि पागल पॉलिटिशियन सब ऐसे ऐसे लोग को नहीं लाता है, सब ऐसे ऐसे ले आता है। तो वो मेरा लोगों से मिलना जुलना, ये भी एक तरह का, आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो भी एक एक्सपीरियंस होता है। गांव में चौक पे जाके, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला, कभी भूजा खाए, काम चला रहे हैं। तो वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता है जो खाली लाइब्रेरी में बैठ के और थ्योराइज करके आप नहीं पा सकते हैं। तो वो सब सीखा। वैसे मैं ऐसे एज ए एक्टिविस्ट में घूमते रहा, लेकिन सीखा इस तरीके से इसको, पॉलिटिक्स को कैसे, ये कैसे, मतलब अगर 10 दिन में मैं अगर 43-44 लोगों को मोबिलाइज कर सकता हूँ, और जिसका मुझे रास्ता भी नहीं पता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, मुझे रास्ता भी नहीं पता है, तो सोचिए हम कुछ प्लानिंग, कुछ एक्सपेरिमेंट सब किए होंगे विदाउट एनी हेट्रेड स्पीच, कुछ भी नहीं। खाली हम बोलते चौक पे ले चलो मुझे, जहाँ चाय पान का दुकान है वहाँ ले चलो, वहीं गपशप मारते हैं, न किसी को मुर्गा खिलाए, न दारू पिलाए, न कुछ किए। पैसे जो हुए दोस्तों ने कुछ कुछ दे दिए, उसी से तुम्हारे लिए चलिए हैव फन। तो ये एक अम्बेडकर वाला सवाल थोड़ा सा रह गया, अभी हमसे फिर से वापस आएंगे, लेकिन मैं इसको, ये इस भाग के लिए आखिरी सवाल है कि जो आपका रिसर्च वर्क है काशी प्रसाद जायसवाल पे, उस पे आ रहा हूँ, वो इलेक्शन पहले चला गया। जी। तो ये मैं सोच रहा था कि आप इन दोनों सवालों को एक साथ जोड़ते हुए अगर बताएं, फिर अगले भाग में हम कुछ और प्रश्नों पे आएंगे। देखिए कि डॉक्टर अम्बेडकर से आपके जुड़ाव की बात, और दूसरा कि शोध में, जो रिसर्च में जो आपके काम है उसके बारे में, क्योंकि कुछ किताबों के आपने शायद काशी प्रसाद जायसवाल के समग्र लेखन का भी संपादन किया है। हाँ। और आप रोहित वेमुला पर भी, रोहित वेमुला पर नहीं है, उसके थ्रू इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं उस पर है। जी। तो इन दोनों पहलू पे अगर आप कुछ बात कहें तो फिर। वही आ रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं लंबे समय तक एक्टिविस्ट रहा। तो नौकरी करने के बाद 10 साल बाद श्रीमाली जी हैं, प्रोफेसर श्रीमाली, आप जानते हैं। तो एक दिन हिस्ट्री का GVM चल रहा था, तो उसमें हिंदी पढ़ाएं, अंग्रेजी पढ़ाएं, क्या करें। मैं 2000 में हिंदू कॉलेज ज्वाइन कर चुका था, और वो पढ़ाना भी, वो सीखना भी था मेरे लिए। तो बहुत मेहनत किया मैंने उस समय, 3 साल मैं समझिए हिला नहीं, सिर्फ भाषा, लैंग्वेज कैसे पॉलिश करें, कैसे वो पढ़ाने की आदत नहीं। अंग्रेजी समझ लेंगे, बोल लेंगे, लेकिन क्लास में डिलीवर करना जो है ना,
एक मुश्किल का काम होता है ना, तो उसके लिए आपको लगातार आपको उससे जूझना पड़ेगा। तो मैं तो शुरुआती दौर में तो मुझे एकदम भयाक्रांत रहता था, लेकिन मेरे छात्रों से मैंने सीखा। मैंने कहा कि मुझे ठीक करो जहाँ गड़बड़ है, आई विल टीच यू हिस्ट्री एंड यू हैव टू टीच मी इंग्लिश। जहाँ जहाँ मेरा उच्चारण गड़बड़ है उसको ठीक करोगे, जहाँ वर्ड इधर उधर हो ठीक करो। मैं स्टूडेंट्स, मुझे कहने में क्या है, स्टूडेंट से हम सीखते हैं बहुत कुछ। तो धीरे धीरे 4-5 साल में फिर अब अपने आ गया रफ्तार में। खैर, तो 10 साल तक जो है यही एक्टिविज्म इधर उधर करते रहा। एक जीवीएम में श्रीमाली जी ने कहानी सुनाई, तो मुझे लगा शायद मेरे ही बारे में तो नहीं कह रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा सो रहा था, पीछे में उठा, तो इनफैक्ट वो मेरे ही बारे में कह रहे थे कि जब वो 1992 में देशबंधु कॉलेज में एक लेक्चर देने गए थे, भारतीय सामंतवाद मिथक या यथार्थ, और वो पूरा लेक्चर मैं सुना था और उसको टेप करके, उस समय क्या वॉकमैन कहते थे, कान में लगा के जो सुनते थे, और सुन सुन के महीना भर लगा के सारे को मैंने पेन डाउन किया था। पूरा भाषण उनका लिखा था हाथ से। उस समय कंप्यूटर ये सब तो हम लोग को जानते भी नहीं थे, तो लिख के अभी भी देशबंधु कॉलेज की लाइब्रेरी में होगी वो। तो इनफैक्ट वो कहानी वही सुना रहे थे कि हिंदी मीडियम का छात्र है, और वो जब हिंदी में पढ़ के हिंदू कॉलेज पढ़ा सकता है, तो आप अंग्रेजी में पढ़ के हिंदी क्यों नहीं पढ़ा सकते। तो फिर हमसे पूछे कि डू यू हैव द कॉपी ऑफ दैट आर्टिकल यू रोट ऑन माय लेक्चर। हम नो सर। बोले कि आज भी मेरे पास है, श्रीमाली जी के पास आज भी रखी हुई। मेरा कोई जूनियर ले गया होगा पढ़ने, वो अपना रख लिया होगा, रख लिया। मेरे सारे नोट्स वो सब ले गए, मास्टर्स के, बीए के, मेरे पास कुछ भी नहीं। उसे सुना है कई लोग, बहुत सारे लोग कोचिंग वोचिंग में भी इस्तेमाल करते हैं उसका। तो खैर श्रीमाली जी से बातचीत हुई, और श्रीमाली जी से पहले कुछ बात को लेके खटपट था, और 10 साल हम लोग बातचीत नहीं किए थे। और श्रीमाली जी के बारे में पढ़ता कि बहुत गुस्सैल आदमी है, तो थोड़ा हम लोग कट के भी रहते थे। तो वो बोले काम करोगे कुछ? हमें लगा कि हाँ करेंगे। वो शायद वो मुझे परखना चाहते थे कि इसमें वो एकेडमिक इंस्टिंक्ट अभी बाकी है कि नहीं बाकी है। तो ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उसके एक प्रोजेक्ट पर श्रीमाली जी काम कर रहे थे। वो था जो एपिग्राफी का डिक्शनरी बनने का, कि इंस्क्रिप्शंस में जो वर्ड्स हैं, रेलेवेंट वर्ड्स हैं, उसका डिक्शनरी बनाना है। तो एक वो बुलाएं, ठीक है आओ काम करो मेरे साथ। 7 से 10 तक मैं उनके साथ वो डिक्शनरी प्रोजेक्ट में काम। पहला दिन टिक लगा के दिए कि ये सब वर्ड है, ये सब लिख के लाओ। तो हाथ से, वो कंप्यूटर नहीं था, मतलब मैं नहीं था, हाथ से लिखे गए। उसका अगली बार का 3 वॉल्यूम दे दिए कि तुम अपने सब वर्ड चेक करो और रेलेवेंट वर्ड को चेक करो और लिख कर लाओ। तो दूसरा ले गया, तो ही वॉज हैप्पी। उनको लगा कि अब इसमें कुछ अभी जान बाकी है, अभी ये भटका नहीं है बहुत ज़्यादा। ऐसे करते कराते फिर हुआ कि PhD। मेरी, जैसे मैंने कहा कि मेरी आदत है मांगने की नहीं, और ये समझ है कि मैं अगर आपके साथ काम कर रहा हूँ तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे क्या चाहिए नहीं चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है देखना। मैं नौकरी भी, मेरे सुपरवाइज़र DN झा थे, मैंने कभी कहा नहीं कि मुझे आप दूँ। उनको जहन में था कि एकेडमिक्स में इसको रहना है तो इसको देखो, एंड दे आर काइंड इनफ। मतलब चाहे शाहिद अमीन हो, चाहे नैनजोत लाहिरी हो, चाहे सुहास चक्रवर्ती हो, वो सब लोगों ने इस बात का ध्यान रखा। मतलब तो श्रीमाली अब बोला PhD कैसे हो, तो मैं वो 3 साल हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम बोल ही नहीं रहे कि मुझे PhD कराइए। और श्रीमाली जी को 12 में रिटायर होना था। तो श्रीमाली जी के पुराने एक स्टूडेंट हैं प्रदीप कांत चौधरी, वो लेके गए एक दिन श्रीमाली जी के पास मुझे कि PhD कराइए इसको। तो श्रीमाली जी बोले कि ये बोला ही नहीं कभी कराइए, तो बोले कि कभी बोलेगा नहीं है। खैर उसी दिन बात हुआ, और ये आइडिया पूरा रिसर्च का जो है वो उन्हीं का था, श्रीमाली जी का था। क्योंकि हम रिसर्च में थे ही नहीं, तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, और इसको मान लेने में कोई ये नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या काम करोगे? हम बोले मुझे नहीं पता। जब नहीं पता तो बोल देना चाहिए नहीं पता। हम बोले कि आप जो बताएंगे उसी पे मैं काम कर लूँगा। तो जिन पे मैंने काम किया, काशी प्रसाद जायसवाल पे, श्रीमाली जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो 90 के दशक से ही, लेट 80s से ही लगे हुए थे, कोई करे इस पे करे इस पे करे, तो कोई शायद किया नहीं उस पर। उन्होंने एक मेरे से कमिटमेंट लिया कि
4 साल तुम कुछ नहीं करोगे, नो एक्टिविज्म, नो पॉलिटिक्स, नथिंग डूइंग, हाथ बंद करो इसे। मैं ओके सर। तो उसी दरमियान एक दोस्त को बोला, कंप्यूटर खरीद के भेजा मुझे, और उसी दरमियान 4 साल में एकांतवास में रहा। काशी प्रसाद जायसवाल पे काम किया। 10 से 14 में एकदम टाइम पीरियड में मैंने सबमिट किया। 15 में अवार्ड हुआ, और जब अवार्ड हुआ तो एक्टिविज्म का थोड़ा सा अब जंग हटाना था, तो जाके सीधा चुनाव लड़ा बिहार में। समझे? तो ये था, ऐसी कारवा बढ़ता रहा। श्रीमाली जी का शुक्रिया, उन्होंने मुझे एक टॉपिक देके छोड़ दिया, बोला तुम जाओ, इसमें कुछ मुझे भी नहीं पता, ये किताब ही है, उसका तुम ढूंढो। और यकीन मानो कमल, मतलब पागल की तरह मतलब हम काम किए 3 बरस। जो देखा होगा उस समय, मैं थोड़ा सा ज़िद्दी किस्म का आदमी हूँ, एक्सेंट्रिक हूँ पूरा, कि जिस काम में जब लगूंगा तो लगूंगा, उसमें नहीं लगूंगा तो छोड़ दूंगा सीधा। तो आर्काइव, धूल मिट्टी, नागरिक प्रचारनी, BHU की लाइब्रेरी, गया के गांव में जाकर मटेरियल ढूंढ रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, मतलब जो भी संभव हो सकता था कि जहां मुझे। अच्छा, काशी प्रसाद जायसवाल हिंदी में क्या लिखे हैं पता ही नहीं, खाली एक रेफरेंस है कि सरस्वती में लिखा करते थे। कब लिखा करते थे, क्या लिखे, तो कुछ पता ही नहीं। सरस्वती जी महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ, अब मैं नागरिक प्रचारनी में जाकर, और 1899 से ही ढूंढ रहे हैं, पन्ना का पन्ना पलट रहे हैं, तो यहाँ मिला, एक दिखा, अच्छा यहाँ पे है। तो वैसे करके पूरा उनका राइटिंग निकाला, अंग्रेजी का राइटिंग लगा, नेशनल म्यूजियम, आर्काइव, पटना म्यूजियम, इतने जगह हम दौरे होंगे मतलब 3 साल में। और उसी दरमियान टाइप करना भी सीखा, कंप्यूटर चलाना, ये सब किया। खैर एनीवेज, 15 से मैंने लिखना शुरू किया, और पहला लेख मेरा हंस में छपा। मीडिया के ऊपर लिखा था मैंने, बिकॉज मेरे रिसर्च में मीडिया भी है। काशी प्रसाद जायसवाल संपादक थे पाटलिपुत्र अखबार का, और वो लिखते भी थे अखबारों में। तो एक लेख, उसके बाद लगातार मैंने लिखना ही शुरू किया। अब मुझे लगता है कि ज़्यादा मज़ा इसी में आ रहा है। आई एम एंजॉइंग माई राइटिंग। तो कितना अभी तक 3 किताबें मैंने लिखी है। एक तो PhD थीसिस, काशी प्रसाद जायसवाल द मेकिंग ऑफ ए नेशनलिस्ट हिस्टोरियन। पहली किताब मेरी थी और कितने रोहित, 16 में छपी थी, और वो पॉपुलर राइटिंग्स है, नॉट रिसर्च बेस्ड। कैसे काम हो रहा है हिंदू कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहा है या ही मिनिस्टर बोलते, उसके क्या मायने हैं, उस तरह के, मतलब आम लोगों के पढ़ने के लिए, कि आप इंस्टीट्यूशन के फंक्शनिंग को दलित बहुजन पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ें। उस किताब का बहुत लोगों ने यूज़ किया है, मतलब BHU में भी कुछ लोगों ने किया है, वर्धा वगैरह में किया है। उसके बाद अंग्रेजी वाली मेरी थीसिस आई। उसके बाद एक किताब है वंचित भारत, संशय, सवाल और संघर्ष। तो इसमें आधा पोर्शन जो है एकेडमिक्स है, रिसर्च आर्टिकल है, और आधा पोर्शन जो है वो एक्टिविज्म है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद काशी प्रसाद जायसवाल ने जितने हिंदी में लेख लिखा था, जो मुझे मिला, मुझे पता नहीं कि सब कंप्लीट है, इसलिए संचयन ने मैंने नाम दिया, तो वो मैंने 3 खंड में छापा उसको। उसके बाद काशी प्रसाद जायसवाल के ऊपर जितने लोगों ने लिखा, जो मुझे मिला, चाहे वो राहुल सांकृत्यायन हो, दिनकर हो, राजेंद्र प्रसाद हो, तमाम ऐसे लोग जो बड़े नाम थे जायसवाल उस ज़माने के। पॉलिटिकल साइंस में भी आपको हिंदू पॉलिटी वगैरह पढ़ाया जाता होगा। तो उन लेखों का संकलन मैंने छापा, वो भी संस्था साहित्य मंडल से। और एक किताब काशी प्रसाद जायसवाल का हिंदी में अनुवाद हुआ था 40s में, अंधकार युगीन भारत, उसको मैंने क्रिटिकल इंट्रोडक्शन के साथ मैंने छापा उसको। और उसके बाद एक किताब अरुंधति रॉय का हमने ट्रांसलेट किया, द डॉक्टर इन द सेंट। और एक शरद यादव के संसदीय भाषण का मैंने अभी कलेक्शन किया है, लेकिन देयर इज सम कंट्रोवर्सी, तो वो किताब अभी लटक गया है। वो हम ऑलरेडी मेरे तरफ से फाइनल है, मतलब एडिट करके इंट्रोडक्शन वगैरह लिख चुका हूँ, लेकिन शरद जी को कुछ समस्या है इस किताब से, तो अभी उसको छोड़ दिया गया है। इसके अलावा अभी एक किताब काशी प्रसाद जायसवाल का ही हिंदू राजतंत्र, जो उनके जीवन काल में हिंदू पॉलिटी का हिंदी अनुवाद हो चुका था, वो संस्था साहित्य मंडल से है, वो काम चल रहा है उस पर क्रिटिकल इंट्रोडक्शन लिख के उसको फिर छापेंगे। और एक 2 किताब पे और काम चल रहा है। इसके अलावा
कॉलेज से छुट्टी मांग रहा हूँ कि मुझे सबैटिकल लीव दीजिए, एकेडमिक काम सब है, तो अभी तक पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। मैंने कई बार लिखा भी है। काशी प्रसाद जायसवाल के जितने अंग्रेजी के राइटिंग्स हैं, इंग्लिश राइटिंग्स, उसका कलेक्शन डिफरेंट मल्टी वॉल्यूम काम है। आर्ट, आर्किटेक्चर, इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, सब अलग अलग वॉल्यूम्स बनेंगे। तो हमको लगता है 5-6 वॉल्यूम किताब वो जो है ना वो बनेगी। तो ये सब काम अभी पाइपलाइन में है, यही सब चल रहा है बस। तो अभी अगले भाग में जब हम मिलेंगे तो अम्बेडकर नामा और अम्बेडकर जो बात अभी थोड़ी सी रह गई उस पर हम बात करेंगे, और दूसरे मुद्दों पर भी डॉक्टर रतन लाल से हम आगे बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि रतन लाल जी इस बात के उदाहरण हैं कि कैसे बिल्कुल नीचे से शुरुआत करते हुए लगातार जूझते हुए हम आगे जा सकते हैं और हर तरह की बाधाओं से को पार कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो जिस तरीके के माहौल में लगातार इन्होंने संघर्ष किया है वह हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणादायक बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इनसे बात करके या इनके काम को देखकर ये पता चलता है कि हम एक संतुलन हमेशा ही बना सकते हैं एक्टिविज़म के बीच में और रिसर्च वर्क के बीच में। और अगर हम एक भाषा के साथ अपनी शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि रतन सर ने हिंदी से किया, मैंने भी हिंदी से किया है, कोई हो सकता है जो तेलुगु से कर रहा हो या कोई हो सकता है कोई मलयालम से कर रहा हो, तो वहाँ से वो आगे बढ़ते हुए अपने आप को दूसरी भाषाओं में भी पारंगत कर सकता है और सिर्फ भाषा के आधार पर अपने आप को किनारे बैठे रहने लायक नहीं पाए कोई। ये एक बहुत बड़ा सबक भी मिलता है इनके काम से। तो परख के अगले अंक में मैं फिर से इनसे कुछ अन्य पहलुओं पे बात करूंगा। तब तक के लिए रतन लाल सर आपका धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू।